वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, और ये आज के दिन का सेकंड टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में एलोरा के चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध और जैन, हिंदू, इस्लाम और ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, हिंदू, बौद्ध और पारसी। इसका आंसर है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए। एलोरा की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों को समर्पित चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर और 8 मठ हैं, तो विकल्प ए करेक्ट है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर एस पर कॉल या व्हाट्सअप करके सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्राचीन भारतीय दर्शन में धर्म की अवधारणा का तात्पर्य क्या है इनमें से? जन्म, पुनर्जन्म का चक्र, परम वास्तविकता या सत्य, आनंद और प्रसन्नता की खोज, कर्तव्य, धार्मिकता और नैतिक व्यवस्था। प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन में धर्म की अवधारणा का तात्पर्य है कर्तव्य, धार्मिकता और नैतिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में एक केंद्रीय अवधारणा है जो किसी के कर्तव्य और नैतिक दायित्व का प्रतिनिधित्व करती है, तो ए करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत के धार्मिक ग्रंथ जिनमें भजन, अनुष्ठान और प्रार्थनाएं शामिल हैं कहलाते हैं वेद, उपनिषद, पुराण, मनुस्मृति। देखिए, मनुस्मृति इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर पुराण भी नहीं है। बताइए उपनिषद या वेद? इसका आंसर है वेद, ऑप्शन नंबर ए। वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ हैं। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं, तो विकल्प ए करेक्ट है। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया कोई कंप्यूटर वायरस है क्या? अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉन कचरा निपटान प्रणाली है क्या? प्रशांत महासागर की गहराई में स्थित कोई ज्वालामुखी है? या एक विशिष्ट शिक्षण विकार है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की पढ़ने, लिखने और सटीक वर्तनी की क्षमता को प्रभावित करता है? अगर आपने तारे ज़मीं पर फिल्म देखी होगी तो उसमें जो एक बच्चा है दरसील, उसको ये बीमारी होती है डिसलेक्सिया की। ठीक है, मूवी में वो चीज़ दिखाई गई है। आमिर खान मुख्य भूमिका में और वो बच्चा मुख्य भूमिका में। बी है इसका आंसर। देखिए, डिसलेक्सिया एक विशिष्ट शिक्षण विकार है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की लिखने, पढ़ने और सटीक वर्तनी की क्षमता को प्रभावित करता है। हर साल 8 अक्टूबर को विश्व डिसलेक्सिया दिवस मनाया जाता है। यह दिवस डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौती पर प्रकाश डालता है। डिसलेक्सिया जागरूकता सप्ताह भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक, और डिसलेक्सिया दिवस 8 अक्टूबर को। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना समाचारों की सुर्खियों में रही। यह सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताना है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना यह तेलंगाना में और नदी है गोदावरी नदी। देखिए, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने तेलंगाना में कालेश्वरम सिंचाई परियोजना के मेडीगोड्डा यानी लक्ष्मी बैराज की जांच की। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। यह वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टेट लिफ्ट सिंचाई परियोजना है जिसमें प्राणहिता और गोदावरी नदियों संगम पर मिलती हैं। जीका वायरस से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह मुख्य रूप से एंडीज जीनस के संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है और जीका वायरस संक्रमण या बीमारी के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? यह एंडीज मच्छर वही है जो डेंगू फैलाते हैं। डेंगू से किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है और ये डेंगू का सीजन भी चल रहा है। जीका वायरस से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, जीका वायरस मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एंडीज जीनस मुख्य रूप से एंडीज इजिप्टी के संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है और यही फैलाता है डेंगू भी, तो पहला करेक्ट हो गया। इसकी पहचान सबसे पहले 1947 में अफ्रीका के युगांडा में एक रीसस मकाक बंदर में हुई थी
जिसके बाद 1950 के दशक में अन्य अफ्रीकी देशों में मनुष्यों में संक्रमण और बीमारी के प्रमाण मिले। निदान क्या है इसका और उपचार क्या है इसका? देखिए, जीका वायरस संक्रमण के निदान की पुष्टि केवल रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के प्रयोगशाला परीक्षणों से की जा सकती है और इसे डेंगू वायरस जैसे क्रॉस रिएक्टिव संबंधित फ्लेवी वायरस से अलग किया जाना चाहिए, जिसके संपर्क में मरीज आ सकता है या पहले टीका लगाया जा सकता है। उपचार की बात करें तो जीका वायरस संक्रमण या बीमारी के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 7वां प्रश्न है, जब सागरीय सतह का जल पवन वेग से प्रेरित होकर आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे क्या कहते हैं? धारा, प्रवाह, विशाल धारा, इनमें से कोई नहीं। जब सागरीय सतह का जल वायु वेग से या हवा के वेग से प्रेरित होकर आगे की ओर अग्रसर होता है तो क्या कहोगे? उसको कहेंगे प्रवाह। बी है इसका आंसर। देखिए, जब सागरीय सतह का जल पवन के वेग से प्रेरित होकर आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। इसकी गति तथा सीमा नहीं निश्चित होती। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जब सागर जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं। धारा की गति प्रवाह से अधिक होती है। देखिए, जब सागर का अत्यधिक जल धरातलीय नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। इसकी गति सर्वाधिक होती है और गल्फ स्ट्रीम इसका प्रमुख उदाहरण है, तो भी करेक्ट है। अब आ जाइए, लवणता के वितरण से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। भूमध्य रेखा पर उच्च वाष्पीकरण के बावजूद यहाँ होने वाली वर्षा के कारण यहाँ उच्चतम लवणता नहीं मिलती। ठीक है, इक्वेटर के आसपास उच्चतम लवणता नहीं है, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, क्योंकि वर्षा होती रहती है समय समय पर। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 120% पाई जाती है। कैस्पियन सागर इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से देश इसके साथ सीमा बनाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता बहुत कम है, 120 नहीं 12-13% है बस, ये 14% है। गलत है दूसरा स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है। ठीक है, क्यों है उसका कारण? क्योंकि नदियां हैं वहाँ पर, वोल्गा यूराल नदियां आती हैं। देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्य रूप से लवणता की मात्रा में कमी आती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर उच्च वाष्पीकरण के बावजूद यहाँ होने वाली वर्षा के कारण यहाँ उच्चतम लवणता नहीं मिलती, तो पहला करेक्ट है। उच्चतम लवणता उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में वोल्गा और यूराल आदि नदियों द्वारा स्वच्छ जल आपूर्ति के कारण लवणता मात्र 14% है, न कि 120%, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। अब है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? मतलब इन चार में से एक गलत है, सारे के सारे पॉलिटी के हैं। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान है और भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। लोक लेखा समिति के 22 सदस्यों में से 18 सदस्य लोकसभा के और 4 सदस्य राज्यसभा से 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। बताइए कौन सा इनकरेक्ट है इसमें? देखिए, यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ भी ठीक ठाक चल रहा है। इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि स्थायी है या अस्थायी है, तो स्थायी है ये भी ठीक है, लेकिन सारा कन्फ्यूज़न यहाँ खत्म हो जाता है क्योंकि लोक लेखा समिति पर कई बार प्रश्न बनाया हमने, एग्जाम में भी पूछा गया। ठीक है, 22 प्रश्न, 22 में से 15 होते हैं इसमें लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के, तो डी वाले में गलती है, डी ही अपना आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी प्रावधान है और भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। और भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित है। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, तो तीसरा स्टेटमेंट हो गया सही। चौथा वाला इनकरेक्ट है क्योंकि 22 सदस्य तो होते हैं लेकिन 15 होते हैं उसमें लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के और 1 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, और लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। अब आ जाइए 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता? लोक लेखा समिति में तो 7 सदस्य होते हैं, 22, 15 + 7। सरकारी उपक्रम समिति में 15 + 7, इसमें भी 7 होते हैं।
इसमें 300 के 300 लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता, तो ए है इसका आंसर। प्राक्कलन समिति इंपॉर्टेंट समिति। देखिए, संसद की वित्त समितियां स्थायी समितियां होती हैं जिनमें प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंध समिति और लोकलेखा समिति आती है। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं। संसद की वित्तीय समितियां स्थायी समितियां होती हैं जिनमें प्राक्कलन समिति, कौमा सरकारी उपक्रम संबंध समिति और लोकलेखा समिति आती है। प्राक्कलन समिति में कुल मेंबर 30, लोक उपक्रम समिति में कुल मेंबर 22, लोकलेखा समिति में कुल मेंबर 22। तो प्राक्कलन समिति में कुल मेंबर 30, 30 के 30 लोकसभा से, इसमें विधानसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को भी शामिल नहीं किया जाता। इस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति भी कहते हैं। सरकारी उपक्रम संबंध समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। और लोकलेखा समिति पर ऊपर चर्चा हो ही गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लिष्ट रबड़ है? नायलॉन, नियोप्रीन, रेयॉन, पॉलिएस्टर। संश्लिष्ट रबड़ है यहाँ पर नियोप्रीन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नियोप्रीन और थाइकॉल संश्लिष्ट रबड़ है। थाइकॉल तो ऑप्शन में है ही नहीं। नायलॉन था, रेयान था, ये क्या है? ये रासायनिक रेशे हैं। नियोप्रीन का उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइपों में किया जाता है। थाइकॉल का उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाले टैंक आदि बनाने में किया जाता है। आतिशबाजी के दौरान निकलने वाले हरे रंग का कारण निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? वेरियम, विस्मत, बेरिलियम या स्ट्रांसियम? वेरियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग वेरियम की उपस्थिति के कारण निकलता है। साथ ही आतिशबाजी के दौरान चटक लाल रंग ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। वेरियम एक नरम चांदी जैसी धातु होती है जो हवा में तेजी से धूमिल हो जाती है और जल के साथ प्रतिक्रिया करती है। इसका उपयोग तेल और गैस कुओं के लिए ड्रिलिंग तरल पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पेंट और कांच बनाने में भी किया जाता है, तो विकल्प ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय, उत्तर प्रदेश में वन्य जीवों से संबंधित लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? बहराइच, मिर्जापुर, लखनऊ, चंदौली? ये लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, सी है इसका आंसर। देखिए, वन्य जीवों से संबंधित लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र लखनऊ के कुकरेल वन में 1984-85 में स्थापित किया गया था। यहाँ काला हिरण, उदबिलाव, काकेर आदि लुप्त प्राय वन्य जीवों की प्रजनन योजना चलाई जा रही है और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आगरा, इटावा, औरैया में स्थित है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो किस संबंध में प्रदान किया गया है? जीनोम एडिटिंग की पद्धति के विकास हेतु, राइबोसोम की संरचना और इसके कार्य की जानकारी देने हेतु, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास हेतु, या क्वांटम डॉट्स के आविष्कार और संश्लेषण हेतु? देखिए, जीनोम एडिटिंग के लिए राइबोसोम की संरचना और इनके कार्यों की जानकारी देने हेतु, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए तो पिछले साल ही मिला है, तो इन तीनों के लिए ऑलरेडी मिल चुका है। जो 2023 का है केमिस्ट्री का नोबेल, वो मिला है रसायन विज्ञान में क्वांटम डॉट्स के आविष्कार और संश्लेषण हेतु। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2023 का जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को मिला। कितने? 3। कौन कौन है वो? मोंगी जी वावेंडी, दूसरा नाम है लुइस ई ब्रूस और तीसरा नाम है एलेक्सी आई एकिमोव। इनको क्वांटम डॉट्स के आविष्कार और संश्लेषण हेतु सम्मानित किया गया है। जो एलेक्सी आई एकिमोव है वो कॉपर क्लोराइड नैनोकणों में असामान्य व्यवहार का निरीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति थे। लुइस ई ब्रूस ने कैडमियम सल्फाइड नैनोकणों से जुड़ी एक ऐसी खोज की और मैंगी जी बावेंडी ने विशेष गुणों वाले नैनोकणों के उत्पादन की तकनीक को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो डी करेक्ट है इसका आंसर। 15 प्रश्न है। हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव चर्चा में रहा, किस क्षेत्र से संबंधित है ये? पेट्रोलियम तेल की खोज, उद्योग 4.0 की संभावनाएं,
भारतीय सैन्य प्रणालियों का विकास, प्राचीन वेदों के ज्ञान का नवीनतम उपयोग। प्रोजेक्ट उद्भव संबंधित है भारतीय सैन्य प्रणालियों का विकास, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट उद्भव के हिस्से के रूप में एक हाइब्रिड पैनल की शुरुआत की है। यह चर्चा भारतीय सैन्य प्रणालियों का विकास, युद्ध और रणनीतिक सोच, वर्तमान अनुसंधान एवं भविष्य की दिशाओं पर केंद्रित थी। तो सी करेक्ट हो गया इसका आंसर। नंबर 16 पर अजय, टोटो भाषा किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाती है? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, टोटो भाषा पश्चिम बंगाल में सिर्फ 1600 व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है, जो अब विलुप्ति के कगार पर है। टोटो एक चीन तिब्बती भाषा है जो भूटान की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में टोटो जनजाति के व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री का यह प्रश्न है और बोनस अंक मिलते हैं अगर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका पहला सत्र डैश में और डैश में आयोजित किया गया, यानी सन बतानी है और स्थान बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, पहला सत्र 1885 बम्बई में। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1885 और यहाँ आ जाएगा बम्बई। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका पहला सत्र 1885 में बम्बई में आयोजित किया गया। जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। और बम्बई में आयोजित पहले सत्र में भारतीयों की मांगों के कुछ महत्वपूर्ण खंड थे जो अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किए गए थे। वो कौन कौन से हैं अगर स्टेटमेंट बनाकर पूछ ले तो। पहला, भारतीय प्रशासन के कामकाज की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाए। लंदन में इंडिया काउंसिल को खत्म कर देना चाहिए। विधान परिषदों का निर्माण किया जाए, सैन्य खर्चों में कमी की जाए और सिविल सेवाओं में सुधार किया जाए। ये मांग थी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की, जो हुआ बम्बई में। अब एक प्रश्न, ये अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई जब दिसंबर 1885 में बम्बई में देश भर के डैश प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। 34, 72, 108, 156 क्या आएगा वहां पर? यहाँ आएगा 72। ठीक है, बी है इसका आंसर। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये संस्थापक थे। अध्यक्ष पूछ ले, पहला अधिवेशन बम्बई में तो WC बनर्जी। बाकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। हॉकी, गोल्फ, शतरंज, फुटबॉल। अब बताइए। गोल्फ से, डी है इसका आंसर। देखिए, वाकर कप एक गोल्फ ट्रॉफी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटिश द्वीपों की शौकिया पुरुषों की टीमों के बीच प्रतियोगिता के विजेता को प्रदान की जाती है। कप का नाम जॉर्ज H. वॉकर के नाम पर रखा गया है, जो 1920 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन के अध्यक्ष और कार्यक्रम के प्राथमिक आयोजक थे। यह कप वर्ष 1922 से संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच वैकल्पिक स्थानों पर द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। ये है करंट अफेयर्स का प्रश्न। यह है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और इनका आयोजन जहां जहां हुआ होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण। बताइए, कौन पंचकुला में हुआ यानी हरियाणा में, कौन दिल्ली में हुआ, कौन पुणे में हुआ यानी महाराष्ट्र में, कौन गुवाहाटी में हुआ यानी असम में। ये है आपके कूट, मिला दीजिए। इंपॉर्टेंट है पहला और चौथा। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ था वो हुआ था दिल्ली में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो दूसरा संस्करण हुआ था वो हुआ था पुणे में, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो तीसरा संस्करण हुआ था वो हुआ था गुवाहाटी में, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण हुआ वो हुआ हरियाणा के पंचकुला में। तो ए का 2 और बी का 3, सी का 4 और डी का 1, तो बी है आपका आंसर।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण 2018 में हुआ दिल्ली में। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण 2019 में हुआ महाराष्ट्र के पुणे में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण हुआ 2020 में असम के गुवाहाटी में। और खेलो इंडिया यूथ का चौथा संस्करण हुआ वर्ष 2022 में 21 में होता, कोविड-19 के कारण पोस्टपोन्ड किया गया, हरियाणा के पंचकुला में हुआ। तो ये 20 प्रश्न थे जीएस प्लस करंट के। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।